Dear students, today we are going to start our 8th unit और 8th यूनिट में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है एटम और सेकंड पार्ट है न्यूक्लियाई। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे एटम क्या चीज़ है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसके बाद थोड़ा सा एक दिन या दो दिन उसमें लगेंगे न्यूक्लियाई के बारे में। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ चीज़ें सिलेबस से बाहर आपको बुक में या कहीं पे भी मिल सकती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना टॉपिक है, जितना सिलेबस है, हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे। तो 8th यूनिट इज एटम एंड न्यूक्लियाई। एंड इनिशियली फर्स्ट चैप्टर इज एटम। तो एटम के बारे में सबसे पहले बताया था थॉमसन ने। उसको हम बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने क्या बताया था कि हर कोई चीज़ दुनिया में अगर किसी भी मटेरियल को हम तोड़ते जाएंगे, छोटे से छोटा एलिमेंट उसका देखना चाहेंगे, तो वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका नाम है एटम। और उन्होंने बताया कि ये जो एटम है, दिस इज लाइक ए स्फीयर, और इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जैसे वाटरमेलन के अंदर उसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, तो ये बीज का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से सीड्स की तरह जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उतना ही इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके बाद हम सबको पता है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो दिस वाज फेल्ड। तो उनके अकॉर्डिंग तो क्या था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और दिस इज लाइक सीड्स इन दी वाटरमेलन। लेकिन फिर ये फेल क्यों गया, इसकी लिमिटेशंस क्या है? तो नंबर 1 तो जो है ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज है, जो भी आएगी हम लोग उसको सीखेंगे। तो इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज या स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशंस आपने इसकी याद रखनी है। नॉट एक्सप्लेनिंग द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरी बात ये है कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को एटम्स के ऊपर टकराने के बाद वो कैसे स्कैटर होते हैं उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया था। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये उसको प्रूफ नहीं कर पाता है, ये उसके बारे में नहीं बता पाता कि किस कारण से अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होते हैं या स्कैटर होके अपनी डायरेक्शन से डेविएट हो जाते हैं व्हेन अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक ऑन एनी एटम। तो इट इज not explaining the scattering or reflection of alpha particles. These are the two limitations of the Thomson atom model. अब नेक्स्ट हम रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं और जब वो किसी एटम के ऊपर टकराते हैं तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं और उसका क्या मतलब है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसी से हमारा आगे काम चलेगा इसमें एटम के बारे में स्टडी करने का।
एक्सपेरिमेंट्स। तो मैं पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ, उसमें क्या क्या अरेंजमेंट यूज़ किया था। यहाँ उसने कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। वो इधर उधर कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट ना हो, डेविएट ना हो, इसलिए एक ऐसी अरेंजमेंट बनाई गई है जो अल्फा पार्टिकल को ऐसे सिर्फ इधर से ही निकलने दे। अब वो अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद सीधे चले, इसलिए यहाँ पे एक अरेंजमेंट लगाई जाती है जिसका नाम होता है कोलीमेटर। कोलीमेटर का काम है अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्रेट लाइन में चलाना। अब आगे क्या है कि एक गोल्ड की फॉइल, बहुत ही पतली थी फॉइल गोल्ड की, वो इसके रास्ते में लगाई गई। लगभग 10⁻⁻8 मीटर। तो वो गोल्ड की फॉइल इतनी पतली बनाई जाती है कि अगर बिल्कुल किसी चीज़ को बारीक करते चले जाएं और वो बिल्कुल टूटने से पहले जो जितनी पतली होती है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एटम है वो एक ही है इसके सामने। इसके अलावा अगर उसके पीछे दूसरा एटम होता तो उसको और पतला कर देते हम लोग, और सिर्फ एक ही एटम इसमें है। तो एक एटम है, अगर इससे भी पतला करेंगे तो फिर वो टूट जाएगी। तो इतनी एक्सट्रीम थिन फॉइल बनाई गई है। और गोल्ड की ही क्यों बनाई जाती है? क्योंकि गोल्ड की मेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसको हम जितना चाहें हम उसको प्रेस कर करके पतला कर करके फैला सकते हैं। मेलेबिलिटी 11th क्लास में आपने सीखा होगा प्रॉपर्टी। तो ये अल्फा पार्टिकल जब इधर से जाएंगे, इधर से सीधे जाएंगे, ये अल्फा पार्टिकल किधर जाएंगे, सीधे जाएंगे या कहीं पर डेविएट होंगे, इसके बारे में पता लगाने के लिए इसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी गई। ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे एक्चुअल में क्या होता है, जब अल्फा पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर गिरते हैं तो ये स्क्रीन जो है उनको ऑब्जॉर्व कर लेती है और वहाँ से लाइट चमकती है। तो उसका पता लगाने के लिए जहाँ पर भी अल्फा पार्टिकल जाएंगे वहाँ पे वो चमकने लगेगी। कितने अल्फा पार्टिकल्स आए हैं उसको काउंट करना है, पता लगाना है, तो क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप लगा देते हैं कि वो इधर गया, इधर आया, जहाँ पर भी, ऐसे नहीं बना रहा हूँ, इधर भी बना सकते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का क्या काम है कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स आएंगे इस जगह स्क्रीन के ऊपर, उनको देखना और उनकी काउंटिंग करना। दिस इज ए माइक्रोस्कोप। तो इसके अंदर क्या किया गया, ये जब अल्फा पार्टिकल्स आए तो उनके बारे में देखा गया, पाया गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। उनमें से बहुत ही कम जो हैं 1% के आसपास डेविएट होते हैं। और एक बार एक ऐसे पाया गया कि लगभग 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल जो है वापिस आ गया, रिफ्लेक्ट बैक। और ये ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 आउट ऑफ 8000। ये एक ऐसा रेशियो बताया गया कि लगभग अगर 8000 अल्फा पार्टिकल्स को भेजा गया तो उनमें से लगभग 1 अल्फा पार्टिकल जो है बैक आ गया। दिस इज रिफ्लेक्टिव। अब ये क्यों रिफ्लेक्ट हुआ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है? अल्फा पार्टिकल का मतलब है जैसे हीलियम का न्यूक्लियस होता है तो उसके पास चार्ज भी है और उसके पास मास भी है। तो ये मास और चार्ज अगर इसके पास है, अब ये मास की वजह से किसी भी चीज़ के पास मोमेंटम होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये लौटेगा क्यों? दूसरी बात, अगर ये गया है आगे इस गोल्ड की फॉइल के पास,
वहाँ पर उसके पास में भी चार्ज है। तो ये अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू 2e ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 यूनिट, और मास जो इसके पास होता है 4 यूनिट के बराबर होता है। ये 4u लिखा है एक्चुअली मैंने एटॉमिक मास में, तो 4 यूनिट के बराबर इसके पास मास होता है। अब ये रिफ्लेक्ट कब होगा? ये रिफ्लेक्ट तभी हो सकता है जब इसके सामने से कोई इसको ज़्यादा ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ मिली जो इसको रिफ्लेक्ट बैक कर सके। क्योंकि अगर कोई चीज़ चल रही है और उसके सामने कोई हल्की चीज़ आ जाती है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, सामने वाली चीज़ को ही आगे की तरफ उसका मोशन करवा देती है। तो वो रिफ्लेक्ट तभी होगी जब इसको यहाँ पे कोई हैवी चीज़ मिली होगी। कि यहाँ पे हैवी चीज़ क्या हो सकती है? यहाँ पे तो गोल्ड की फॉइल है, उसका एक एटम है। अगर एक एटम पूरा इसके सामने आएगा तो उस एटम में तो अगर थॉमसन की बात माने तो न्यूक्लियस या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस तो इतना फोर्स नहीं लगा सकते कि इसको रिफ्लेक्ट कर सके। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने क्या सोचा कि एटम के अंदर जरूर कोई छोटे से छोटी जगह के अंदर ओवरऑल मास कंसंट्रेटेड है और वो मास जो है इसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो वो जो मास जिस जगह पे कंसंट्रेटेड है उन्होंने ये माना कि इट इज एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड दिस इज नोन एज न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन दिस न्यूक्लियस। यहाँ से उनको आइडिया मिला था कि अगर अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हुआ है तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है किसी एटम के अंदर, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर टोटल मास कंसंट्रेटेड है। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड मास कभी भी इतने हैवी अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर सकता। तो यहाँ से उनको आइडिया आया था। तो यहाँ पे कुछ बातें हम करेंगे रदरफोर्ड का जो अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसके बाद फिर हम ये ऑब्जर्वेशन के बाद फिर हम उसको आगे बात करेंगे कि क्या क्या उसकी कंक्लूजन्स थे। तो उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट, और बहुत ही कम सिर्फ 0.1% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर मोर देन 1%। अदरवाइज 1% से भी कम एंगल पे डेविएट होके मैक्सिमम 99.85 के अप्रोक्स सारे सीधे के सीधे निकल जाते हैं। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड स्कैटरिंग एंगल, तो वो कैसा बनेगा? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड स्कैटरिंग एंगल। अब हम एंगल में शो करेंगे यहाँ से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 30 और ये अप टू 180 डिग्री। ऐसे ही नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को शो करेंगे 0, 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, 10 raised to power 4, 10 raised to power 5, 10 raised to power 6, 10 raised to power 7। तो 10 raised to power 7 से जैसे ही हम ग्राफ को शुरू करेंगे तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डेविएट लेस देन 1 डिग्री एंगल, और बड़ी मुश्किल से कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो इतनी ज़्यादा एंगल पे स्कैटर करते हैं। देखो इधर जितना जाते जाएंगे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जाएगा, और ये जितना पास में होगा उतना ही ये रिप्रेजेंट करता है कि स्कैटरिंग एंगल कम है। तो मैक्सिमम जो है 10 raised to power 6, 10 raised to इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो तो बिल्कुल 1 डिग्री 2 डिग्री तक ही सारे के सारे सीधे चले जाएंगे।
कोई एक आध ही बचेगा 10-5 इतने में से 10⁻⁷ में से जो इतने ज़्यादा एंगल पे स्कैटर होगा, और वहाँ से अगर रेशियो निकालोगे तो यू विल गेट दी 1/8000। तो यहाँ से उन्होंने क्या क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड कॉइल, इट मीन्स दे डू नॉट सफर एनी कोलिजन विद द गोल्ड एटम, और सिर्फ 0.1% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल में वो स्कैटर करते हैं मोर देन 1 डिग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं उनका और क्या कंक्लूजन था या उन्होंने और क्या यहाँ से पता किया। तो नेक्स्ट उन्होंने पता किया कि जो ये अल्फा पार्टिकल है वो कितना नज़दीक तक जाएगा और उसके बाद उससे आगे क्यों नहीं जाएगा वो न्यूक्लियस के पास। तो एक्चुअल में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्सेप्ट ओवरऑल मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के पास जब जाएगा तो उस न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, मान लिया एटॉमिक नंबर Z है, तो टोटल इसका पॉजिटिव चार्ज क्या बन जाएगा Ze, और जो ये एटम ये जो अल्फा पार्टिकल जाएगा इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और उसकी वजह से ये बिल्कुल सामने से जाएगा कि वापस लौट के आ जाएगा। और एक उसने पैरामीटर निकाला कि ये कम से कम कितनी दूरी तक इसके पास जाएगा, और उसका नाम रख दिया R0। या R0 का मतलब है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या है, यहाँ पर दो तरह की बातें एक साथ होंगी। एक तो ये जब जितना पॉजिटिव चार्ज या अल्फा पार्टिकल इसके पास जाता जाएगा। जी सर, साइंटिफिक मतलब किस के आ रही है हम लोग आए हैं सर 10-12 बच्चों में, 10-15 तक आ रही है। 10-12 के। अच्छा, क्या हुआ? मैं ऑनलाइन ये बच्चों से जुड़ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भाई आओ ऑनलाइन। अब वो तो संधि पत्र तो देखो वो बच्चों की है सर, क्या बता सकते हैं। थोड़ा तो हमने भी मोटिवेट करो सर आप फिर भी आएंगे तो हमारा पीछा छूट जाएगा सो नहीं। चलो अभी तो एक बार मैं वीडियो बना दूँ सर। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये जब इसके पास जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना होगा इस दूरी पे, ZE या टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4πε0 RE। और पोटेंशियल के साथ अगर चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका चार्ज, अल्फा पार्टिकल का, 2E, तो ये इतनी एनर्जी बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसके बराबर बन जाएगी, ये जो अल्फा पार्टिकल चल के आया था इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और अगेन इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से तक तो बेटा इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ½ यहाँ से ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऊपर तो बन जाएगा 2ZE² डिवाइडेड बाई 4πε0। R0 को उधर लेके चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आते हैं, ½ एंड दिस इज इक्वल टू R0। दिस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस क्लोजेस्ट अप्रोच तक वो अल्फा पार्टिकल जाएगा और उसके बाद वो वापस आ जाएगा। तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो ऑलमोस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल उसको टच करके नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा दूर से ही वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि एक एटम का साइज क्या होगा। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल हमने सीखा है, यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकला। फर्स्ट निकला कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ इन सेंट्रल कोर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इन
entire positive charge or almost mass of the atom is concentrated in this nucleus. फिर यहाँ से ये जो हमने अभी बात की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ से उनको आइडिया मिला कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻50 मीटर होता है और जो साइज ऑफ एटम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। और यहाँ से फिर उनको ये पता चला कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, दे सराउंड द न्यूक्लियस। तो आज रदरफोर्ड मॉडल हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब कल से इससे आगे बात करेंगे कि इसमें आगे और क्या क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट और बोर्स ने क्या बताया था। और इसके अंदर एक बात और याद रखनी है कि नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है, इसलिए एक एटम जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस एंड ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो कि एक दूसरे के अपोजिट चार्ज की वजह से एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्विलिब्रियम की वजह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसके घूमते रहते हैं। तो कल इस सेवा की बात करेंगे। थैंक यू।